हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करूंगा कि सब दोस्त जो हैं वो एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। थोड़ी सी गाड़ी आज फिर से लेट है। चलिए तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के एक और क्लास में, जिसमें कि हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहिए जो करने जा रहे हैं। ठीक है, साइड वाइज दूसरी क्लास भी चल रही थी, उस वजह से थोड़ा सा डिले करना पड़ा। आवाज़ वगैरह बता दीजिए अपनी साइड से, सभी को ओके आ रही है, सही है आवाज़। देन हम अपनी क्लास जो है वो आज की स्टार्ट करते हैं। इसके सिवा सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि आंसर्स जो हैं कमेंट्स में आपके आते रहने चाहिए। ठीक है, बाकी क्लास को लाइक करो ना करो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, नहीं भी करोगे तो, बट आंसर्स जो है वो आपके रेगुलर मुझे चाहिए। ठीक है, जो आपको आते होंगे वो। क्लियर। इसके सिवा बाकी अगर कुछ आप में से बच्चे हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहते हैं, और क्लास होने के बाद जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। क्लियर। टेलीग्राम पे इसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आवाज़ वगैरह देख लीजिएगा, क्लियर है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया, आई थिंक मेरी साइड से ओके है बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक चीज़ और लिख दूं, पेड पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगी तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर पेड पीडीएफ प्रैक्टिस सेट ऐसा कुछ चाहिए होगा तो आप इन नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लिख के। तो बात की जाए, अगर मुझे पता क्या लग रहा है, आज पहले ही क्वेश्चन में मोए मोए होने वाला सभी का। आंसर जितने आ रहे हैं देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा गया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड थी, शहरीकरण आप कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं डेवलप टाइप। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, आगे यूटी भी तो लिखा है मेरे भाई। ठीक है, स्टेट या फिर यूटी जो है कौन सी थी सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, भारत में। तो इसका आंसर मोस्टली जो बच्चे जा रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि सही हो आप एक टाइम के लिए सही हो, बट करंटली जो है आप गलत हो। कैसे? इसमें सही आंसर जो है वो क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा। दिल्ली जो है वो एज कंपेयर, अगर हम किसके साथ, तमिलनाडु के साथ कंपेयर करेंगे तो दिल्ली तमिलनाडु से ज्यादा अर्बनाइज्ड था। ठीक है, दिल्ली ज्यादा अर्बनाइज था। अगर यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट की बात होती, अगर यहां पे सिर्फ स्टेट की बात होती कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, तो आपका आंसर जाना चाहिए था तमिलनाडु के साथ। क्लियर, तो आपका आंसर जाता तमिलनाडु के साथ। देखो जो होता है ना, बोलते हैं कि बच्चे हम सही करके आए हैं बट बाद में आंसर क्या आती है, अरे यार ये गलत कैसे हो गया। एग्जामिनर ऐसे ही आपके दिमाग के साथ खेलेगा। आप सभी को पता है कि अर्बनाइज्ड जो स्टेट है सबसे ज्यादा वो तमिलनाडु है, बट आप यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी बोल गए कि केंद्र शासित प्रदेश भी लिखा हुआ है, और यहीं से आपको मार लग जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल दिल्ली है, अगर सिर्फ स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु आएगा, अगर सिर्फ यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो दिल्ली आएगा। क्लियर, इतना सा क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को। चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ही आज काम तमाम कर दिया आपने। आ जाइएगा नेक्स्ट। बाकी ये आगे बेसिक्स चीजें हैं इसके रिलेटेड, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, वहां से आप इसको एज अ रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, वेल्थ का वायलेशन होना, ठीक है, वो किस में आता है? क्या वो राइट टू इक्वलिटी, डीपीएसपीज, राइट टू फ्रीडम, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, किस में आएगा? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनका आंसर सही जाएगा, जो तुक्का लगाएंगे वो फंस जाएंगे। बढ़िया, आंसर जो है वो सभी के सभी बच्चों से उम्मीद करूंगा कि आंसर जो है वो आपके आते रहने चाहिए। ठीक है, बाकी इसके सिवा और कुछ नहीं मैं बोलूंगा। बढ़िया, तो देखिए डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा। कहीं भी अगर वेलफेयर की बात हो, स्पेशली स्टेट के वेलफेयर की बात की जाए मेरे भाई, तो डीपीएसपी के साथ ही हमेशा जाइएगा। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो क्या करता है, स्टेट के वेलफेयर को देखता है मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो स्टेट वेलफेयर के लिए ये मेंशन रहेगा इसमें डीपीएसपी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी वाले हैं,
उन्होंने सोचा होगा वेलफेयर है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है तो वेल्थ के रिलेटेड है, इसके रिलेटेड ऐसा तुक्का लगा लेते हैं, बट नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल की बात की जाए तो 39 आर्टिकल का पार्ट सी जो है ये इसको मेंशन करता है, इन चीजों को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बच्चा ऐसा होना नहीं चाहिए इस क्लास में, मेरी क्लास में, जिसको ये नहीं आता हो। ये क्वेश्चन सभी का सही आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे आंसर देंगे और सभी का देखूंगा मैं। पूछा गया है कि कौन सा डांस है जो पॉपुलरली तेलंगाना स्टेट जो है, जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट बना है। पहले आंध्र प्रदेश होता था पूरा, ठीक है, अब उसको जो है वो डिवाइड करके उसमें एक और राज्य बनाया गया था, वो बनाया गया था तेलंगाना। तो पूछा गया है कि तेलंगाना जो है उसका डांस बताएंगे आप इनमें से एक। बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल ध्यान से सभी ऑप्शन पढ़िएगा, आंसर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। मान लो आपको नहीं पता है ना, तब भी आपको आंसर जो है वो इसका दिखने वाला है। ठीक है, कैसे दिखने वाला है हमें पता है भाई। भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है, कहाँ का है, तमिल का है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए ऑप्शन बी हमें नहीं पता, चलो छोड़ दिया, शाबाश। फिर हमने देखा ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया। सत्रिया तो सबसे यंगेस्ट डांस है, ठीक है, क्लासिकल में, तो असम आ जाएगा। ये कहाँ का है, असम का है। फिर हमने देखा मोहिनीअट्टम। अरे बाबा, मोहिनीअट्टम पे तो क्वेश्चन से बहुत आते हैं, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है, केरला का है। अब ऑप्शन बी अकेला बेचारा फंस गया बीच में, ये क्या करेगा, तो ऑप्शन बी को हमने दर्जा दे दिया किसका, तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का दर्जा दे दिया ऑप्शन बी को। तो इसी के साथ साथ बताएंगे तेलंगाना की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सभी बच्चों का आंसर जो है वो सही आया। अगर किसी का गलत आता ना तो पानी भेजता तुम्हारे घर में डूबने के लिए उसमें। बढ़िया, हैदराबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, हैदराबाद, चार मीनार, तो हैदराबाद जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, बाकी ये कुछ बेसिक सी इसके रिलेटेड चीजें हैं। ककातिया डायनेस्टी के टाइम का ये डांस है, एंशियंट डांस फॉर्म है तेलंगाना की। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हमारा इंडिया का मैप जो है ना नॉर्थ साइड से, वो कुछ इस तरह का है, रुको एक मिनट, ये ऐसे करके है कुछ, फिर ये बीच में ये वाला बांग्लादेश आता है, यहाँ पे आता है बांग्लादेश, यहाँ से भी स्टेट्स लगते हैं, ये सारे इंडियन स्टेट हैं इधर। ठीक है, ऐसे कर करके, तो यहाँ से हमें देख के बताना है कि कितने स्टेट जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। बहुत गजब यार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर के साथ जा रहे हो आप सभी, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी 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 बी, ए वाले भी हैं, ऑप्शन नहीं सी वाले हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बांग्लादेश, असम कहाँ गया, अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, अरुणाचल प्रदेश तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा, असम आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोटल जो है वो कितने लगते हैं, 5 लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए मैप लेके आया है स्पेशल बताने के लिए। ठीक है, देखो ये रहा बीच में बांग्लादेश, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे ये देखो यहां से असम लगेगा, दूसरे नंबर असम आ गया, तीसरी नंबर ये रही बाउंड्री, ये किसकी है, शिलोंग की आ गई, मेघालय। ठीक है, फिर चौथे नंबर ये रही बाउंड्री अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा की आ गई। फिर 5वें नंबर ये नीचे रहा मिजोरम एज वेल इसकी कैपिटल। तो ये 5 जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये 5 स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और कोई देख लो, और कोई तो नहीं लग रहा कहीं पे। एक बच्चा अरुणाचल प्रदेश बोल रहा था जो, मेरे भाई देखो अरुणाचल प्रदेश यहीं तक है, ठीक है, इसका ध्यान रखो, अरुणाचल प्रदेश, बाकी सही बोले थे आपने, बट ये अरुणाचल प्रदेश गड़बड़ कर गया था बीच में। तो ये 5 हैं, क्लियर। बाकी इनकी कैपिटल्स भी दी हुई हैं, ये भी याद कर लो, क्योंकि 7 सिस्टर्स जो है इनकी कैपिटल में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, ठीक है, फिर आगे शिलोंग मेघालय, फिर अगरतला त्रिपुरा, मिजोरम ऐजवाल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा। ये कैपिटल्स जो हैं ये भी आपको याद कर लेनी है। यहां तक चीजें क्लियर हैं, 5 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बाकी ये स्टेट्स की बात की गई है, बाउंड्री की, सॉरी कोस्टल लाइन की, कि कोस्टल लाइन कितनी है ये आपको क्लियर करवा चुका हूं। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम इज द राइट आंसर। चलिए सर, इसमें असम थोड़ी है, असम है ना भाई, देखो ना, ये देखो ये वाला जो एरिया है
एक मिनट, ये देखो ये है ना, ये असम। तो इसका देखो यहाँ से है ना, ये देखो यहाँ पे मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ अभी, है ना। इस पे देखो ये यहाँ से टच हो रहा है इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, तो असम भी आएगा उसमें। ठीक है, चलिए एक मिनट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी है। भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी है। हाँ, असम जो है वो मिनिमम बॉर्डर शेयर करता है, बस बिल्कुल सही। जैसे इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, और बांग्लादेश सबसे ज्यादा करता है। तो वैसे ही असम इसमें जो है वो सबसे कम करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, मोए मोए मत करना जी, वो पहले क्वेश्चन में ही हो गया वो, तो अभी तो 5 पे पहुंच गया हम। तो बात की जाए क्लासिकल लैंग्वेजेस की, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शंस देखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बच्चे जा रहे हैं 11 के साथ, बट जो पहले है वो क्या था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 6। ठीक है, आने दीजिए सभी, अपना आंसर आने दीजिए। बढ़िया 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 बढ़िया। मराठी, बंगाली, प्राकृत, ठीक है, पाली, असामीज, ये जो है ये हैं इसमें ये है क्या, नहीं छोड़ो, सुनो। जो 6 ऑफिशियल क्लासिकल लैंग्वेज आती हैं, सबसे पहले आती है तमिल, लिखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आती है, तमिल। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, तमिल आएगी। देन जो कि 2004 में इसको दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है संस्कृत आती है, ये 2005 में दिया गया था इसको दर्जा। देन तीसरे नंबर आती है तेलुगु, फिर उसके बाद तेलुगु के साथ ही एक और आई थी कन्नड़ा। ठीक है, देन 5वें नंबर पे मलयालम आई थी, एंड छठे पे ओडिया आई थी। ठीक है, 2014, 2013 और ये दोनों 2008। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो ये जो है ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कितनी है क्लासिकल लैंग्वेज, जहां पे 6 जो हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आएंगी। क्लियर, हाँ, बाकी ये मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असामीज जो 5 हैं ये ऐड ऑन की गई हैं आई थिंक, बट इसका अपडेट मुझे फिलहाल नहीं है। आई थिंक हो चुकी हैं, ये लिस्ट में आ चुकी हैं। 6 और 5 11 जो हैं वो टोटल अभी करंटली जो हैं वो करंटली 11 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, करंटली 11 आ जाएगी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो 6 रहेगा, बट मराठी याद रखें, जो मैं बोल रहा हूं मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली, असामीज जो है ये आगे ऐड ऑन हुई हैं ये लैंग्वेजेस। ठीक है, ये याद रखेंगे। टोटल कितने, टोटल 11 हो जाएंगी। बढ़िया 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 बढ़िया। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज इसमें लिस्टेड की गई थी। चलिए नेक्स्ट, फेमस म्यूजिशियन अप्पा जलगांवकर इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अप्पा जो हैं ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। तो हारमोनियम, तबला, सारूद ये आंसर नहीं रहेंगे, हारमोनियम इज द राइट आंसर। आपके लिए मस्त मस्त फोटोज जो हैं वो भी लगा के ला रहा हूं अब, ताकि आपको उनके चेहरे भी याद रहें, चीज़ें आप इजीली जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी जो है इन्हें अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू की बात की जाए मेरे भाई, तो जल्लीकट्टू जो खेल है ये किस फेस्टिवल से संबंधित है। जल्लीकट्टू खेल किस फेस्टिवल से संबंधित है। इसका आंसर सभी को आना चाहिए मेरे भाई। जल्लीकट्टू की बात की जा रही है, तो बात करेंगे अगर हम ओनम की, तो ओनम कहाँ का है, ओनम आ जाएगा केरला का। बात करेंगे पोंगल की, तो पोंगल कहाँ का आ जाएगा, तमिल का। ठीक है, बात करेंगे बिहू की, तो बिहू कहाँ का आ जाएगा, असम का। बात करेंगे हॉर्नबिल की, तो हॉर्नबिल कहाँ का आ जाएगा, नागालैंड का। ये तो आ गई इनकी स्टेट। ठीक है, ये क्या आ गई, इनकी स्टेट आ गई। याद करो जब पोंगल फेस्टिवल के रिलेटेड मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि बुल करके, बुल फाइट टाइप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जिसे कि जल्लीकट्टू कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जल्लीकट्टू कहा जाता है। तो ये किस फेस्टिवल में आता है जल्लीकट्टू, ये आता है ऑप्शन नंबर बी, पोंगल फेस्टिवल जो है उसमें आता है।
ये देखो एक और मस्त सा फोटो आपके लिए। इस तरह का यह खेल होता है। इसमें बुल जो होता है उससे ये कंट्रोल में करते हैं, उसको पकड़ते हैं, दबोचते हैं दो दो चार चार लोग। बट ये एक टाइप का वो खतरनाक वाला खेल हो जाता है ना, थोड़ा रिस्की रहता है। गवर्नमेंट इस पे बात कर रही थी पीछे इसको बैन करने के रिलेटेड, बट लोगों का कल्चर होता है वो फिर ऑफेंड होते हैं उन चीज़ों को लेके, बोलते हैं हमें मरना मंजूर है बट नहीं, खेल खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो जल्लीकट्टू परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो पोंगल इज द राइट आंसर, पोंगल इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, who was chosen as the female flag bearer of for India in opening ceremony of Paris Olympic 2024। एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें भी फ्लैग बियरर होता है, फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसमें भी फ्लैग बियरर होता है। ठीक है, लास्ट आपको मैंने करवाया था, वो करवाया था क्लोजिंग सेरेमनी पे। क्वेश्चन जो करवाया था फ्लैग बियरिंग का वो किस पे था? क्लोजिंग सेरेमनी पे था, कि क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे किन्होंने फ्लैग जो है वो पकड़ा था। तो क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन था? मन्नू भाकर। और वो बताया था ना किसका था? हाँ, तो इसके अगर पेरिस ओलंपिक की बात की जाए 2024 के, तो इसमें ओपनिंग में किसने पकड़ा था? तो पीवी सिद्धू जो है, पीवी सिद्धू इज द राइट आंसर। क्या? पीवी सिद्धू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जो बच्चे गए हैं बहुत बढ़िया, पीवी सिद्धू जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट्स। ब्लैक कार्ड, बैडमिंटन का जो गेम होता है उसके दौरान जो ब्लैक कार्ड दिया जाता है उसका क्या मीनिंग होता है भाई? जैसे फुटबॉल के कार्ड्स का तो आपको मालूम होगा पता भी था इसके रिलेटेड मालूम कि बैडमिंटन में भी कार्ड्स का गेम होता है। जैसे फुटबॉल में हो गया, किसी ने मतलब कि अनवांटेड बिहेव किया, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कुछ किया तो उसे रेड कार्ड मिलता है, गेम से बाहर करते हैं। देन येलो कार्ड होता है वार्निंग का, ग्रीन कार्ड इन का। तो वैसे ही ब्लैक कार्ड की बात की जाए तो डिसक्वालिफिकेशन में ब्लैक कार्ड जो है इनको दिया जाता है। डिसक्वालिफिकेशन इज द राइट आंसर। येलो कार्ड मिसबिहेविंग विद एम्पायर के लिए होता है। रेड कार्ड मतलब कि कोई ज़्यादा ही अगर गलत कर रहा है बंदा, ठीक है, तो उसको भी एक टाइप की वो वार्निंग दे देते हैं, भाई सुधर जाओ। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड जो है ये सीधा डिस्क्वालीफाई उसको जो है वो कर देता है। क्या करता है ब्लैक कार्ड? सीधा डिस्क्वालीफाई, सीधा खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने मिनट का हाफ होता है हॉकी मैच में? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स हाफ टाइम स्टार्ट इन हॉकी मैच? हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद स्टार्ट होता है? जैसे फुटबॉल में कितना होता है? 45 मिनट्स का होता है, फुटबॉल में 45 मिनट्स का होता है। वैसे हॉकी की बात की जाए तो 30 मिनट्स का किसमें होता है? हॉकी में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या बात है, बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, गजब गजब भाई, लिख दिया हुआ इधर मैंने, मार्क किया हुआ, देखो तो सही मेरे बोलने के बाद भी तुम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो यार। तो 45 जो है वो फुटबॉल में होता है। बैडमिंटन की बात की जा रही, ओ सॉरी, हॉकी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हॉकी में 30 मिनट का होता है। ए किसी ने नहीं बोला, ए ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो कहाँ लाइन बजी पड़ी है ये ए वाली, क्यों नहीं बोला? कमेंट्स तुम्हारे सभी के मेरे सामने हैं, ठीक है, बढ़िया। तो 30 मिनट का इसमें ब्रेक रहता है, 10 मिनट, 30 मिनट के बाद हाफ होता है, 10 मिनट का ब्रेक रहता है जिसमें रेस्ट कर लो, पानी पी लो, रिहाइड्रेट कर लो, या फिर स्ट्रेटेजी बना लो कि सामने वालों को कैसे दबोचना है ना, कुछ भी कर लो, 10 मिनट का आपके पास टाइम होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। Who among the following hockey player was a part of the Indian Constituent Assembly? यहाँ पे बात हो रही है 1900 वो स्टार्टिंग की, ठीक है, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग की, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी उस टाइम पे कौन सा हॉकी प्लेयर जो है वो हिस्सा थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? बता दीजिए भाई। हॉकी के जादूगर? नहीं, हॉकी के जादूगर ध्यान, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ध्यानचंद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, बढ़िया, बहुत गजब का दिमाग है यार तुम्हारा, एकदम से तुम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पकड़ लेते हो, है ना, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, 2 आंसर जल्दी से। शाबाश। अब मेरी बात सुनो, जो जो बच्चे गए हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, अब तुम हो जाओ तैयार, ठीक है। देखो
सुनो मेरी बात, यहाँ पे टाइम पीरियड है 1946 का, ठीक है, जब इन्हें ऐड ऑन किया गया था। तो जो ध्यानचंद है इनका तो टाइम पीरियड ही आई थिंक बर्थ ईयर ही इनका 1927-29 के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा नंबर जयपाल सिंह मुंडा करके ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है सी इज द राइट आंसर। हाँ, इसका मतलब कॉपी हो रहा है, बिल्कुल कॉपी होता है, ऐसा ही करते हैं मोस्टली बच्चे, देख लिया कि एक का सही है तो बस लग जाओ बेड़ चाल में, ठीक है। तो ध्यानचंद नहीं आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। जयपाल सिंह मुंडा जो है ये बने थे, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है जयपाल सिंह मुंडा जो कि बिहार से थे, ठीक है। हॉकी टीम के कैप्टन इन्हें अपॉइंट भी किया गया था, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड पार्टी भी थे, झारखंड पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो नाम याद रखेंगे अब से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया कि हॉकी प्लेयर, तो जयपाल सिंह मुंडा जो है वो सही आ जाएगा। मेरा ठीक था, निकल गया तुम्हारा, फिर देखा नहीं मैंने, दिखा नहीं यार मेरे को, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यहां पे बात की गई है इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जीएसटी पे जो है वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी जो है वो कब से आया, तो 2017 से जो है वो जीएसटी जो है अप्लाई कर दिया गया है। जीएसटी था क्या, उसमें है क्या? पहले क्या था कि सभी अलग अलग तरीके के जो है वो टैक्स जो है वो लगते थे, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी अलग से लगती थी, फिर वो दूसरे वेल्थ टैक्स, दूसरे तीसरे जितने भी टाइप के टैक्स होते हैं वो सभी अलग अलग करके लगते थे, ठीक है। तो अभी क्या, जब जीएसटी आ गया, जीएसटी में क्या किया गया कि सभी टैक्स जो है वो मिलाकर एक जगह रख दिए गए कि सब टैक्स जो है वो एक जगह आ जाएंगे। तो इसमें आंसर आप जो दे रहे हो वो दे रहे हो, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, एक्साइज ड्यूटी आपका सही आंसर है। एक्साइज ड्यूटी था क्या, जो भी मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, आप में से कोई एक बच्चा रोहित है, जैसे जहां मुश्ताक है, साहिल है, कोई भी है, ठीक है। आपने एक कंपनी खोल ली भाई, ठीक है, आपने एक कंपनी खोली, आपने बोला कि जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या जेके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए शूज मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि उनको रनिंग में उनकी हेल्प करेंगे। तो जो आप वो शूज प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करोगे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी आपको, ठीक है, टैक्स लगेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अलग से टैक्स लगाएगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, मान लीजिए जिस भी राज्य में आप रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर अलग से टैक्स लगाएगी, ठीक है। और सेंटर में जो पार्टी होगी उसका अलग होगा। तो वैसे करके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है, उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी उसे बोलते हैं। बट अभी ये एक्साइज ड्यूटी जो है ये भी जीएसटी में आ चुकी है, इंक्लूड हो चुकी है, सिवाय किस चीज के, एक तो लिक्वर पे, ठीक है, शराब जिसे हम बोलते हैं उस पे अलग से लगती है, और दूसरा नंबर पेट्रोलियम के रिलेटेड, पेट्रोल से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जब पेट्रोल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन दो को जो है फिलहाल भी अलग से जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, इन दो के ऊपर अलग से लगती है। बाकी ऑलमोस्ट चीजें जितने टाइप के टैक्स वगैरह हैं वो सब जीएसटी में इंक्लूड हो चुके हैं, बाकी सब जीएसटी में इंक्लूड है। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर। बाकी डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स की बात की जाए तो वेल्थ टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ठीक है, कॉर्पोरेट। देखो आपको डायरेक्ट टैक्स पता कब समझ आएगा, जब आप जॉब लगेगी ना, आपकी जॉब लगेगी, सैलरी मिलेगी, फिर आपकी सैलरी में से सैलरी डिडक्ट होती है। आपने सुना होगा जो जॉब लगी हुई है जिनकी, वो बोलते हैं यार इस महीने ना बड़ी तंगी है। बोले क्यों तंगी है यार, तुम्हें तो सैलरी मिल रही है। यार टैक्स कट गया इस महीने, टैक्स कट गया, ठीक है। वो स्लैब्स होते हैं, 8 लाख पे इतना % टैक्स कटेगा, मतलब आपकी सैलरी अगर 10 लाख से ऊपर है तो 2% कट जाएगा, 15 से ऊपर है 5% कट जाएगा। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है डाटा ये, ठीक है। तो उस तरह से जो है फिर वो आपको डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट से सैलरी कट जाएगी, क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, बैट सैट जो भी है, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब आ जाएंगे इनडायरेक्ट में, क्लियर है यहां तक चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। सेंसेक्स के रिलेटेड बात की जाए तो स्टॉक मार्केट वाले बंदो आज फिर आपका दिन है ठीक है, बताएंगे
कि सेंसेक्स में कितनी कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं। ब्लू चिप कंपनी पूछा गया है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी कितनी लिस्टेड है इसमें, बता दीजिए भाई जल्दी से। तो कितनी कंपनीज ब्लू चिप वाली लिस्टेड हैं सेंसेक्स में, जल्दी से आंसर देंगे सबके सब। जॉब लगनी चाहिए, टैक्स जितना मर्जी काट ले, है ना। बोलो सर जॉब दिला लग जाए एक बार, टैक्स दे देंगे, टैक्स का कोई हर्ज नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर ऑप्शन दे रहे हैं सी। मुझे नहीं पता सर जी, सच्ची में कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम बताएंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो। तो 30 कंपनीज जो हैं, 30 कंपनीज जो हैं, ये ब्लू चिप कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं जो कि सेंसेक्स में एडेड हैं, जहां लिस्टेड हैं। क्लियर। बाकी नेक्स्ट, 9th 5 ईयर प्लान इन इंडिया कवर्स द टाइम पीरियड ऑफ। इसको तो आप 10 सेकंड का टाइम लगा के जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। 1951 में स्टार्ट हुआ था, 5 साल का था, 5 ईयर इसका टाइम पीरियड था, और 2017 में जो है वो एंड हुआ था। टोटल 12 थे। अब बात ही आएगी तुम्हारे दिमाग की कि तुम कैसे इसको निकालते हो। ठीक है, देखो कॉपी मत करना एक दूसरे का। एक बच्चे ने बोल दिया ऑप्शन नंबर बी, तो तुम सभी बी के साथ चले जाओ। ठीक है, वैसा मत करना, गलत हो जाओगे। ठीक है, गलत हो जाओगे। जो भी बच्चे ऑप्शन बी करेंगे वो गलत होंगे। तो बेटर है तुम सोचो, इसमें देखो 12 है तो मतलब कि 2017 लास्ट है। 2017 में से 5 गए, 2017 में से 5 गए तो पीछे बचे 2012, फिर इसमें से 5 गए तो पीछे बचे 2008। ठीक है, ओ 8 नहीं 7 बचा। मैथ भाई है पर इतना कमजोर भी नहीं है कि तुम सोचो सर को माइनस भी नहीं करने आ रहा है। तो फिर 2007 में से 5 गए तो पीछे बचा 2002। 1 1 2 3, ये 3 5 ईयर प्लान हो गए। 9 3 12, पीछे क्या बच रहा है 2002। 2002 देख लो कहां पे आ रहा है, तो ये रहा 2002। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 9th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड हो जाएगा 1977 से लेके 2002 तक का जो टाइम है वो सही रहेगा। क्लियर। अगर आप स्टार्टिंग से करने लगोगे ना तो बीच में वो रोलिंग टाइम आया था, बीच में थोड़ा वो टाइम चेंज हुए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप पड़ा 2 3 साल का, वो दूसरी दूसरी चीजें ऐड ऑन हुई हैं, तो वैसे थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाएगी आपकी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1997 से लेकर 2002 का जो टाइम पीरियड है ये 9th 5 ईयर प्लान था। 9th 5 ईयर प्लान था। इसमें इनका फोकस किस पे था, मेनली क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं फोकस किस पे था, तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस फोकस था इनका। ठीक है, टारगेट इनका कितना था, टारगेट था 6.5 की ग्रोथ रेट का टारगेट था। अचीव कितना हुआ था, तो अचीव हुआ था 5.4% इनका जो है वो अचीव हुआ था। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये टारगेट जो है ना यहां से डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट कि टारगेट इसमें कितना लिया था, कितना गया। पहले 4 जो प्लान है ना, फर्स्ट 4 प्लान, उनके टारगेट तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट 4 प्लान के टारगेट जो हैं वो याद कर लेना मेरे भाई, वो सीधे सीधे जो है वो पूछे जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी होल टाइम मेंबर्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। JKSSB की तैयारी कौन कर रहा है अनंतनाग से, बता दो भाई। जिसकी क्लास चल रही है यहां पे सभी उसी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं आर्मी का, यहाँ पे क्लास आर्मी की चल रही है और बच्चे तैयारी कर रहे होंगे UPSC की, है ना। तो क्या आंसर जा रहा है आपका 4, 4 के साथ जा रहे हो कि 5 के साथ, बढ़िया गजब। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही था। 5 मेंबर्स जो हैं वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात करेंगे ह्यूमन राइट कमीशन की फॉर्म कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 में जो है ये फॉर्म हुआ था। इसके हेडक्वार्टर पे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका होगा। ये UPSC की क्लास ही चल रही है। UPSC भाई बहुत बड़ा खेला है वो। ये चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक और
लड्डू वाला क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि इजी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आंसर जो है वो आप मोस्टली कर लेंगे। अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू और रिट, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। बढ़िया, आंसर देंगे जल्दी से कि कौन से के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है। एक चीज यहां पे देखना, सुनो, अरे गलत नहीं, यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जगह अगर यहां पे क्या हो जाता, हाई कोर्ट हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की जगह पे अगर यहां पे हाई कोर्ट हो जाता मेरे भाई, तो आंसर क्या होता आपका वो भी बता देना, ठीक है। बढ़िया, आंसर आंसर आने दीजिए, आंसर आंसर आने दीजिए। तो 32 के साथ सभी जा रहे हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया, गजब गजब जबरदस्त, ठीक है। तो बात करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल नंबर 32 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर हम बात कर लेंगे हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 जो है वो हाई कोर्ट का आ जाएगा कि हम हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। कौन सा आर्टिकल हमें ये अनुमति देता है, किस आर्टिकल के दौरान हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल आ जाएगा 226 जो है वो इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड, ये रहा आर्टिकल 32। फिर आर्टिकल नंबर 226 कहां है, तो ये रहा आर्टिकल नंबर 226 जो कि सेम पावर देता है हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 2024 के दौरान अगर बात की जाए तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो हैं वो कौन है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर अलग होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होंगे, कोल मिनिस्टर, दूसरे तीसरे, हर सेक्टर में अलग अलग मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो इसमें बताएंगे जल्दी से कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मिनिस्ट्री किसके पास है। अमित शाह, अमित शाह के साथ कौन कौन जा रहा है भाई। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर हैं भाई लोग। निर्मला सीतारामन जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, और पीयूष गोयल जो हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पे बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे एकदम सही हो जाएगा। ये रही हमारे पीयूष जी की प्यारी सी एक मुस्कुराती हुई फोटो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे इन 2024। 78th नंबर का जो इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया 2024 में, उसकी थीम क्या है, ठीक है। उसकी थीम जो है वो क्या है। व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, डिजिटल इंडिया या फिर न्यू इंडिया। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कंप्यूटर जी कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें लॉक किया जाए। तो बच्चों के कंप्यूटर बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए, तो क्या सच में लॉक कर देंगे। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आयुष चलोत्रा, मोस्ट वेलकम टू द क्लास ब्रो। तो ऑप्शन नंबर बी विकसित भारत इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी नहीं, डिजिटल इंडिया नहीं, ठीक है। बढ़िया, तो विकसित भारत इज द राइट वन। 78th इंडिपेंडेंस डे की क्या थी थीम, तो विकसित भारत इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इन माइक्रोन। देखिए इनमें एक चीज ध्यान रखेंगे, माइक्रोन में अलग होगी, मीटर में अलग होगी, ठीक है। ये अलग अलग तरह की इनकी वैल्यूज रहेंगी। यहां पे इसमें किस में पूछा है, माइक्रोन में पूछा है। सी लगता है, चलो सी मान लो तुम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइक्रोन में पूछा है, तो माइक्रोन की बताएंगे। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें ज्यादा ये थोड़ा डीपली है, कोशिश है कि ऐसा तो आएगा नहीं, बट फिर भी याद करके रखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोन की बात करेंगे तो 10⁻⁻⁴ में माइक्रोन रहेगा। मीटर पूछ लेंगे तो 10⁻⁻10 में रहेगा। और अगर माइक्रोन, ये फिर से वही माइक्रोन ही आ गया, तो मीटर याद रखें, ठीक है। मीटर में 10⁻10 रहेगा और माइक्रोन में 10⁻4 जो है वो यहां पे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का सुसाइडल वैग वाला क्वेश्चन लास्ट है। तो पूछा जा रहा है कि कौन से सेल को या कौन से ऑर्गन को जो है आप कह सकते हैं सुसाइड वैग कहते हैं ऑफ सेल। सुसाइड वैग ऑफ सेल जो है वो किसे कहते हैं? 8th 9th का क्वेश्चन है ये। तो बताएंगे सुसाइड वैग ऑफ अ सेल जो है वो किसे कहते हैं? लाइजोसोम, प्लास्टिड, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, बढ़िया। तो यहां पे सुसाइड वैग का पूछा गया है तो मोस्टली आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए। बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रहेगा इसमें। इसे सुसाइडल वैग कहते हैं या सुसाइड वैग कहते हैं ऑफ सेल्स का। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। प्लास्टिड जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, रेटिकुलम जो है इसमें कंटेनर राइबोसोम्स में होता है विच आर इन्वॉल्व इन लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बेसिक है, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। इसमें मेन याद रखने वाला क्या है मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये प्लांट सेल में पाया जाता है 1 नंबर। दूसरा कंटेन इन राइबोसोम जिसमें लिपिड और प्रोटीन के सिंथेसिस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसे। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, व्हाट्सएप के भी हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी लिंक है, वो सब है। मैं तो कहूँगा कि सब ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सभी पे आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ये पीडीएफ जो है अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लियर, बाकी इसके सिवा किसी दोस्त का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। बाकी उम्मीद करूंगा कि जो हमारा मोटिव होता है क्लास करने का वो फुलफिल हो रहा हो। आपको कुछ नया सिखाना, आपके लिए कुछ हेल्पफुल, कुछ नए क्वेश्चंस लाना, वो हम ला पा रहे हो। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, वो सब आपके ऊपर होती हैं पर्सनली। बाकी एक चीज़ कहूँगा, जो कुछ बच्चे नए जुड़ेंगे हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्लियर, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।